नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और वो वही नतीजे हैं जिसकी उम्मीद आप और हम सब कर रहे थे। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार जाए तो भारतीय लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठ जाता है, इसलिए बीजेपी वहाँ जीती है। नतीजे चाहे आज के एआई के दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में कछुए की गति से आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी ही जीतने वाली है। असम में 3 बार से अपना जो तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने, और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे प्रकांड विद्वान वहाँ के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। केरला में चूंकि बीजेपी कहीं थी नहीं, और अगर केरला में भी ये इस चारों के साथ जीत जाएं तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा कि जीरो वाला एकदम से 100 नंबर नहीं ले सकता। तो केरला में जो अदला बदली चल रही थी वो हो गई है। और तमिलनाडु में थोड़ा सा अप्रत्याशित रूप से विजय की जो पार्टी है एक्टर, उसने जीत हासिल की है और स्टालिन चुनाव हार गए हैं। चुनाव होंगे, आगे भी होते रहेंगे, और कहते हैं कि बीजेपी का जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का, अब उसको आदेश दिए गए हैं कि वो पंजाब की तरफ चल पड़े। अब इन चुनाव में मुझे जो बात समझ में आई है, वो एक चीज़ समझ में आई है कि अब राहुल गांधी को दोष देना बंद कर देना चाहिए कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी चुनाव ढंग से नहीं लड़ पाती। जो लोग ढंग से चुनाव लड़ पाते हैं वो भी नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी का उदाहरण आप सबके सामने है। उन्होंने बीजेपी के सामने जितना भी संभव हो सकता है एक विपक्षी उम्मीदवार को लड़ना चाहिए, उतने दमखम के साथ वो लड़ी, और अभी तक वो उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं करीबन 4 बज चुके हैं, वो कह रही हैं कि बूथ पे डटे रहें, हम ही जीतेंगे। तो अब ये भ्रम भी मन से निकाल दो कि अगर हम बहुत संगठित तरीके से लड़ें और बीजेपी के तरीके से लड़ें तो चुनाव जीत सकते हैं, तब भी नहीं जीत सकते। हम चुनाव केवल तभी जीत सकते हैं जब बीजेपी चुनाव जीतने दे। और त्यागी जी से तो हम बात करेंगे ही। इस चुनाव के बारे में आमतौर पे लोगों में कोई क्रेज नहीं था। लोगों को पता था कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, इसलिए कोई खास परिवर्तन या हाँ, बीजेपी ने ज़रूर समय से पहले जलेबी बना ली अपने और लड्डू तैयार कर लिए थे, और प्रधानमंत्री का संबोधन का समय पहले तय हो गया था। बीजेपी को पता था कि वो जीत रही है, इसलिए उसने वैसी तैयारियां की थी। आप इस पर क्या कहेंगे, अपने विचार रख सकते हैं त्यागी जी? जी, नतीजे तो वही हैं जो जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। तो क्या आप संदेश गया है इससे? देखिए, सबसे पहले तो जो भी दल विजयी हुए हैं, जिनकी सरकारें बनने जा रही हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। और निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र की विजय है। बड़ा अच्छा दिन है, और मुझे तो लगता नहीं कि इसमें किसी को निराश होने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पे चूँकि बहुत ज़्यादा फोकस था सारा, और प्रदेश पीछे छूट गए थे। 15 वर्ष मुख्यमंत्री रही हैं। इस बार जीतती तो ये उनका चौथा कार्यकाल होता। तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल बाद सरकार को बदल देना चाहिए, नहीं तो एक सड़ांध पैदा हो जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। और अगर ये जनता ये तय कर ले कि हमें हर 5 वर्ष बाद सरकार बदलनी है, तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। एक कंपटीशन हो जाएगा कि हर सरकार ये मान के चलेगी कि अब हमें डिलीवर करना कुछ ना कुछ। और ये भी हो सकता है कि भी अगली बार तो हमें तो चुना ही नहीं जाना। तो ये जो प्रतिस्पर्धा रहेगी ना काम करने की, वो ठीक है। ये जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल, 30-30 साल चल रहे हैं शासन, ये एक बोर्डम पैदा करते हैं। लोग भी परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। 1950 से लेके 1977, 27 वर्ष लगातार कांग्रेस का शासन। 77 से लेके और 2011 तक 34 वर्ष लगातार वामपंथी शासन। उसके बाद अब 15 साल से लगातार टीएमसी का शासन। तो आपको नहीं लगता कि एक अजीब किस्म का मतलब जनता में परिवर्तन की चाह पैदा होगी? मतलब कांग्रेस का शासन का मतलब ये था कि एक सेकुलर गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ। जब वामपंथियों का शासन आया तो वो थी ऐसी कि वो बिल्कुल धर्म विरुद्ध सरकार थी। ममता बनर्जी की जब सरकार आई तो वो
सेकुलर सरकार थी लगभग। अब जो सरकार आई है वो धर्मांध सरकार है। आप उनके किसी भी नेता की बात सुनिए, आज वो शुरुआत जब कर रहा है तो वो कहता है माँ काली की जय हो, जय। मतलब दुर्गा को याद कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री उड़ीसा में जीत के जब पहुंचे थे पार्टी कार्यालय तो उन्होंने जय जगन्नाथ कहा था। तो अब आज वो जय काली कहेंगे। उस समय वो श्री राम जी से नाराज थे। तो आज 3 देवियों की विजय हासिल हुई है, मतलब माँ काली, और आसाम में कामाख्या देवी माता की जय, और पुडुचेरी में माँ कामाक्षी की जय। अब आप ये जो मैं कह रहा हूँ इसका अर्थ समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का आदमी, आम भारतीय की धर्म के प्रति आस्था बहुत गहरी हुई है लगातार। उसको लगता है कि जीवन में अगर कहीं रस है, आनंद है, तो धर्म की वजह से है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने तनाव हैं, इतने संघर्ष हैं कि हम उसे ईश्वर पे छोड़ के, ईश्वर मतलब धर्म पे छोड़ के एक तरफ मुक्त हो जाते हैं। वो हमारी मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है धर्म। इस चीज को लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है वो धर्म की बात नहीं करती, या उतनी नहीं करती। आज भी राहुल गांधी में ये हिम्मत नहीं है कि वो किसी देवता विशेष की जाके तारीफ कर दें या उसके नारे लगवा दें। और भाजपा ये प्रचार करती कि ये इसीलिए हिंदू नहीं है, ये भयभीत हिंदू हैं, अगर हैं भी तो उनका सॉफ्ट हिंदू तो खुलेआम ये नहीं कर सकते। और अब जो लहर चल रही है ये धर्म की, इसमें धर्मेंद्र जी कोई मतलब और कोई चारा नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी सोचा होगा कि बिल्कुल धर्म विरुद्ध सरकार तो वामपंथियों की थी, ये सेकुलर सी है, अब एक नया परिवर्तन आना चाहिए। तो उनका पूरा का पूरा फोकस इसी चीज पे था। जो आपने भाषा देखी होगी, लफाजी हो रही थी कि हिंदू आज़ाद होगा, बंगाल आज़ाद होगा, मुक्ति मिलेगी। इन सब के पीछे केवल यही बात थी कि ये जो सेकुलरिज्म है सो कॉल्ड, इससे मुक्ति मिल जाएगी। और पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देनी चाहिए कि अब वो भी मुख्य धारा में आई है। और जो आनंद हम सब लोग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो विकास, जो सुख की अनुभूति हो रही है, जो समस्याओं के निवारण के दौर में हम गुजर रहे हैं और नया और विकसित भारत बन रहा है, तो उसका आनंद अगर पश्चिम बंगाल के लोग नहीं ले पाते तो देखिए हमें भी कष्ट होता है। उससे दुखद स्थिति थी कि एक तरफ तो हम विश्वगुरु बन रहे हैं और वो पीछे हैं। तो वो हमारे भाई लोग हैं, 6.5 करोड़ की जनता है। अब जो आनंद यहाँ ले रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। अब हरियाणा में जैसे एक परिवार को, हर एक परिवार को नौकरी दे दी है, तो ऐसे पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी। वहां तो 2-2 का वादा है। 2-2 का वादा है। अब देखिए ना कितनी बड़ी बात है। अमित शाह ने कहा कि वहाँ एक परिवार में 2 नौकरी देंगे, और देंगे, माँ काली की कृपा होगी तो देंगे, है ना? नहीं हुई तो नहीं देंगे। हाँ, तो मैं तो एक मानता हूँ, एक तो सारे भारत में उनकी जीत होनी चाहिए। मतलब केरल में नहीं हो पाई, लानत है, धिक्कार है ज्ञानेश कुमार पे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। अगर अभी हो जाती लगे हाथ, और तमिलनाडु में भी हो जाती, तो आज हम ये कह सकते थे, जैसे आज हम कह रहे हैं कि वामपंथ मुक्त भारत 4 मई को। कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ वामपंथियों की सरकार हो, फिनिश हो गए। तो उस समय हम ये कह सकते थे, अगर सब योजनाबद्ध तरीके से होता, कि आज वो स्वर्णिम दिन है जब पूरे भारत में भगवा का राज है ना, और हिंदू राज एक तरीके से कहना चाहिए। तो इसलिए तो एक तो वो बधाई के पात्र हैं। रहा लगे हाथ आसाम का भी मसला ले लें, चूँकि दोनों की सीमा मिलती हैं। वहाँ जो व्यक्ति आ रहा है, सरकार जो चला रहता है, जिसके आने की अब संभावना है, उसको भी आपने देखा होगा, वो बिल्कुल उन्माद की स्थिति में था। हिंदू 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 पागल हो चुका है। हाँ, पुडुचेरी चूंकि केंद्र शासित है, उसका ज्यादा महत्व ये नहीं है। छोटी सी तो एक तो बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो धर्म का मुद्दा पकड़ा है, हिंदू धर्म का, और खुलेआम बिना किसी अपराध बोध के, पहले अपराध बोध रहता था, अब नहीं। मतलब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस समय अडवाणी जी दुखी हुए, चाहे दिखावा के तौर पर हुए, लेकिन खुल के बात नहीं कहते थे। दुखी होने की जरूरत। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की राजनीति पिछले 12-13 वर्षों में अब घोषित हो चुकी है। अब इसमें कोई फरेब वाली बात नहीं रही कि भाजपा पूरी तरीके से हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करेगी। और उसने दूसरे ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें मुसलमानों के वोटों की कतई जरूरत नहीं है किसी भी स्तर पे। उन्होंने अपनी राजनीतिक
जो मार्ग है उनका भविष्य का वो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया। और ये बहुत अच्छा है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अब विपक्षी दल इसकी काट ढूंढे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और अपनी उस बेचारी की जो तैयार करेंगे इसके विरुद्ध या इसके बरक्स, तो उसमें जनता को कैसे इस धारा में लाना, ये भी उनका काम है। और यही काम, इसी काम को राजनीति कहते हैं। अब आप समझाइए कैसे समझाएंगे। अब गणित की बात जहाँ तक आती है, देखिए भारतीय जनता मतलब एक नारा लगा था 60 के अंतिम वर्षों में कि गैर कांग्रेसवाद। तो अगर आज भी आप गैर भाजपावाद का नारा दें और तमाम विपक्षी दल वहाँ एकत्र हो जाएं उस बिंदु पे, तो आज ही आप भाजपा को परास्त कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सो सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, हालात बदल गए हैं हर प्रदेश में। भला अभी देखे कि 50 साल बाद रीजनल पार्टी, अब लोग कहते हैं कांग्रेस थी कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में? नहीं थी, जिक्र ही नहीं था। और शायद मेरे ख्याल से कोई सीट आ भी नहीं रही, क्योंकि पिछले 50 साल से नहीं है कांग्रेस वहां। यू जस्ट इमेजिन। और कांग्रेस की हालत इतनी गंभीर है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के ही वहां आ गई है, और वो एनडीए का पार्ट भी रही। तो ममता बनर्जी देखिए व्यक्तिगत रूप से तो वो फाइटर लेडी है, और उसको मैं कई मुद्दों पे उनका मैं बड़ा समर्थन ये करता हूँ कि उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी किसी भी तरह की। बावजूद इसके उन्होंने वामपंथियों को भी हराया पूरी तरीके से, और उस पार्टी से जिससे निकली उस पार्टी को भी धरातल पर जीरो बुला दिया। लेकिन लगता है 71 साल की हो चुकी उनकी जो राजनीतिक पारी थी वो बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने खत्म हो कर ली। और जिस संघर्ष के जुझारूपन के लिए और लड़ाकेपन के लिए वो जानी जाती थी, समय उनको एक अवसर और दे रहा विपक्षी नेता के रूप में। गलती वो ये कर गई कि जैसे उनका एक जीवन के बारे में ये था कि टूटी फूटी चप्पल पहनती हैं, एक सफ़ेद साड़ी में रहती हैं और बहुत सादगी है, वो भी परिवारवाद के आरोप से मुक्त नहीं हो पाए। भतीजे को जो उन्होंने प्रमोट किया वो उनको नुकसानदायक पहुंचा है। दूसरे, वो लगातार जिस शासन से लड़ रही थी वामपंथियों के, और उन्हें वो घोषित कर रही थी कि ये हिंसा में भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो उनसे लड़ते लड़ते एक्चुअल में उनका जो पूरा चरित्र था ना, खुद स्वभाव था, वो भी बड़ा फाइटिंग वाला हो गया। और पश्चिम बंगाल की जनता इन चीजों से तंग आ गई। अभी यही हो रहा है, अभी हिंसा के समाचार वहां से मिल रहे हैं। हाँ। लोग टीएमसी के दफ्तरों को जला के बाहर बीजेपी का झंडा लगा दिया। भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया बाकायदा। वो ये भी कहते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, तो उनको भाजपा ने उनकी छवि ऐसी पेंट कर दी। और उसमें काफी हद तक सच्चाई भी है कि टीएमसी वाले जो हैं उसमें रफियन एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, और वामपंथियों को तो शुरू से गुंडा मानते ही हैं, है ना। अब तीसरा प्रदेश रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी उनकी जड़ें हैं नहीं, क्योंकि उसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। 1920 से शुरू हो जाता है जब जस्टिस पार्टी बनी थी। तमिलनाडु या मद्रास प्रेसिडेंसी हमेशा ही देश के साथ नहीं चलती। 3% बामुश्किल वहाँ पे ब्राह्मण है। एंटी ब्राह्मणिज्म की राजनीति वहाँ हमेशा रही है। दूसरे, वहाँ फिल्मी सितारों का प्रभाव है। और जो विजय थालापति अब ये चुन के आए, ये भी फिल्म एक्टर हैं। और थलापति का मतलब होता है लीडर, कमांडर, और थल माने धरती का लीडर है। और उनके पिताजी ने अभी ये आग्रह किया है राहुल गांधी से कि आप हमारी सरकार का हिस्सा बन जाओ। हालांकि समझौता तो डीएमके के साथ हो रहा था। तो कांग्रेस ने क्या खोया? एक तो उनको प्रांत मिल गया केरल, दूसरे मतलब तमिलनाडु में अगर वो शामिल हो जाएंगे तो उनकी सरकार का हिस्सा हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो वो कम से कम एंटी बीजेपी गवर्नमेंट तो होगी। तो मैं जो कह रहा था, कांग्रेस के पास भी आज खुश होने की वजह है, ठीक है। और ममता जी संतोष के साथ विदा हो सकती हैं कि भाई 15 साल उन्होंने शासन दे दिया। दुखी केवल पवन खेड़ा है। हाँ, चुनौती वहां है, चूंकि खेड़ा का पेड़ा बनाने वाला जो है वो भाई नाच रहा है, कूद रहा है, पागल हो रहा है ना। तो अच्छा, स्टालिन हार गए, अब लंबी राजनीति होगी डीएमके की भी कब से चली आ रही है। अब ये बदलाव होने भी चाहिए। मतलब अब ये नहीं रहा कि आप 50, 40 साल 30 साल तक पार्टियों को मतलब उनसे बंधे पड़े और उसी तरह से जी रहे हैं। तो बदलते माहौल में राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। तो मेरे लिहाज से तो मेरी पहली टिप्पणी है कि सभी राजनीतिक दलों को आज खुश होने का दिन है उनका। जो रिटायर हो रहे हैं उन्होंने एक अच्छी सफल पारी खेल ली, और जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी आ रही है अब वो सिद्ध करके दिखाएंगे। बंगाल में से घुसपैठिए साफ हो जाएंगे, एक तो घुसपैठ की प्रॉब्लम का अंत हो जाएगा। अगले चुनाव में अगले चुनाव में 5 वर्ष बाद, यानी कि 2031 में जब भी चुनाव होंगे,
तो एक तो घुसपैठ की समस्या खत्म पूरी तरीके से, और बंगाल और आसाम इन सारे क्षेत्रों में शांति हो जाएगी, हिंसा खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। और बंगाल में विशेषकर चूंकि हर परिवार में 2-2 सदस्य सरकारी नौकरी में होंगे, तो जो आर्थिक तरक्की होगी वो अपने आप में बड़ी बात है। तो हम इस सब का स्वागत करना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ व्यक्तिगत रूप से। अब एक सवाल ये है जी कि आमतौर पे ये माना जा रहा था कि बीजेपी की जो आक्रामक रणनीति है चुनाव जीतने में, चाहे उसमें चुनाव आयोग की भूमिका हो, चाहे उसमें केंद्रीय बलों की भूमिका हो, चाहे साम दाम दंड भेद की नीति का समर्थन करने वाले लोग हों, और कांग्रेस पे ये तोहमत सी लगती थी कि वो है ना उतने स्प्रिट से चुनाव नहीं लड़ती हैं। तो अब ममता ने उतनी स्प्रिट से चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट तो उसके भी कोई अच्छे नहीं आए। तो इसका राहुल पे तो ये दबाव कम हो जाएगा ना कि अब लोग उसको ब्लेम करना बंद करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा जब चुनाव परिणाम आते हैं ना, तो उस समय भारत में एक बड़ी तमीज पैदा हो जाती है पॉलिटिकल लीडर्स में। कितना ही चुनाव के दौरान एक दूसरे के प्रति उन्होंने नफरत उगली हो, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया हो, एक तो बधाई बड़े अच्छे ढंग से देते हैं कि भाई बहुत बहुत बधाई है उनको, लोकतंत्र में ये सारा चलता है, जनता जनार्दन हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। और दूसरा जो पराजित पक्ष है वो कहता है कि हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। आज तक मुझे नहीं लगता जब से देश आजाद हुआ समीक्षा के कारण आपको पता चले हों। वो इसलिए नहीं करते कि वो कारण पहले ही पता होते हैं सबको। इसमें ये सारी चीजें ना, संगठन का अभाव, ये वो आपसी लड़ाई, इनका कोई अर्थ ही नहीं इन बातों का, रत्ती भर कोई अर्थ नहीं है। हमें ये लगता है जनता जब हराने पे आती है तो हरा देती है, आपका संगठन कितना ही मजबूत हो चाहे। अब भाजपा की क्या तैयारी थी पश्चिम बंगाल की? भाई ममता बनर्जी तो बड़ी ताकत थी, सड़क पे लड़ना जानती थी। नंबर दूसरी, ये जो थियरी करते हैं ना हमारे विपक्ष के कि साहब गड़बड़ होगी, हर स्तर पे होगी गड़बड़, मुझे लगता है कि अब ये प्रलाप बंद कर देना चाहिए। अगर गड़बड़ हो रही है तो आप चुनाव का हिस्सा क्यों बनते हैं? मत बनो। जब आप चुनाव लड़ रहे हो, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो, और जहां आपकी सरकार बन रही है वहां सरकार बना रहे हो। हाँ, तो फिर क्यों गड़बड़ी की बात? मैं कहता हूँ बेशक कितने कारण हो, ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है, इलेक्शन कमीशन का फेवरेटिज्म भी है, तमाम चीजें हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा होती रही है। इन सबके बावजूद होते हुए भी अब ये समाधान तो आप प्रताड़ित हो ना, चुनाव आप हार रहे हो तो आप तो सबक लेते नहीं। अगर आप सब मिलके इसका समाधान निकालना चाहें, और समाधान सिर्फ यही है कि आप उस प्रतियोगिता में भाग ही मत लो जहां आपको लग रहा है कि सारे वहां के रेफरी जो है वो गलत हैं, ये प्रलाप अब बंद कर देना चाहिए। बेशक कुछ भी हो रहा हो, और इस चीज पे अब भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एक खास किस्म का लेम एक्सक्यूज है, इसमें अब कुछ बात रही नहीं। आप हारे हो तो अब आपको कैसे दोबारा जीतना, ये रणनीति आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। ये रोना धोना बंद होना चाहिए, और इसको ये मान के चलिए स्थायी रूप से तमाम चीज़ें रहेंगी। ये भी कह सकते हैं लोग कि जी भाजपा बड़े सेलेक्टिव तरीके से बदमाशी करती है, ताकि एक माहौल पहले बना लेगी कि वहाँ जीत रहे हैं, उसका फिर जस्टिफिकेशन होता, यानी जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी मल प्रैक्टिस वो तो करेंगे, क्यों ना करें। आप भाजपा से यही क्यों उम्मीद कर रहे हो कि बिल्कुल मतलब महापुरुषों के आदर्शों पर चलेगी, मर्यादा की राजनीति करेगी? मुंह में राम हो सकता है पर बगल में भी है, और हम ऐसे ही लोगों से तो काम चला रहे हैं। तो अब ये रोना धोना सच में बंद हो जाना चाहिए कि भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया। वो आज भी कह देंगे भैया, आप जैसे कह सकते हैं ममता को कि आपने 90-100 सीटें जो जीती हैं वो कैसे जीत ली। और वो ये भी कह सकते हैं देखिए हम केरल में हारे हैं, हम तमिलनाडु में भी हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब हारा हुआ आदमी और तरह से व्याख्या करेगा, विजयी पक्ष और तरह से व्याख्या करेगा, लेकिन एक विपक्ष को अब ये कर लेना चाहिए आपस में। और अब हर साल चुनाव होंगे, पंजाब के हो जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश के होने, तो वो तय कर लें कि अगर उन्होंने वास्तव में गैर भाजपावाद के नाम पे भाजपा को परास्त करना है तो उसके लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, और अपने व्यक्तिगत हित छोड़ के। अफसोस ये है कि देखिए जब भी यहाँ सरकारों में परिवर्तन हुए, एक बड़ा लीडर, ऐसा लीडर जो देश के लिए समर्पित था, गैर कांग्रेसवाद के जनक डॉक्टर लोहिया, मतलब बड़ा चेहरा है, वो सदन में हो या ना हो, मंत्री विधायक सांसद हो या ना हो, वो लोहिया थे। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण। तो आज हमारे पास केवल पार्टियों के अध्यक्ष, लीडर वगैरह है, मुख्यमंत्री वगैरह, नेता नहीं है उस तरीके का जिसकी सब बात मानते। तो अब लोहिया जयप्रकाश तो आने नहीं है।
मतलब एक 2012 में एक अन्ना आया था महात्मा गांधी बन के, वो गन्ना बना के चला गया सबका। तो अब ऐसा कोई व्यक्तित्व आएगा नहीं। अब सीट एडजस्टमेंट लोग पार्टीज करें आपस में, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में करनी तो अखिलेश को साथ लेके चलना है, तो आप सब मिलके और गैर भाजपावाद के नाम पे ईमानदारी से प्रयास करोगे तो आप भाजपा को परास्त कर सकते हो। गणित नहीं तो गणित ये कह रहा है, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। ये कहानी है। फिर वोटे रहो, फिर 40% वोट लेके बीजेपी जीतती रहेगी, तुम लोग 60 लेके अपने बैठे रहो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी 48% से ऊपर वोट नहीं लिया। लोग ये नहीं जानते, ये कहता है कि नेहरू का जादू चलता था, नेहरू का करिश्मा चलता था। अरे नेहरू के खिलाफ तो जहाँ से इलाहाबाद से वो चुनाव लड़ते थे वहां से भी काफी वोट और लोग ले जाते थे। और नेहरू को वहां भी 50-52% ज्यादा से, मतलब इससे ऊपर वोट नहीं मिला। तो इसका मतलब नेहरू का उस समय बड़ा लीडर होते हुए उस समय भी विरोध था। तो ये तो रहेगा। अब ये नहीं हो सकता जी अब मैं खेल रहा हूँ तो नियम बदल दो आप खेल के, और मेरे समय में गणित महत्वपूर्ण नहीं होगा और वो उस समय में होगा। अभी देश के विपक्ष की जो हालत है, हाँ। उस पर एक बार मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से बात की जी, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उस संदर्भ में तो नहीं था लेकिन आज के संदर्भ में ठीक बैठता है वो। एक चौधरी रामस्वरूप जी होते थे सर, जींद के एक नेता, और वो पेप्सू में मंत्री भी रहे, जीवन में एक बार चुनाव जीते, बाकी हारे हो। तो वो उनसे उन्होंने पूछा वीरेंद्र सिंह जी ने कि चौधरी साहब आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप हमेशा विपक्ष में रहे, चुनाव हारते रहे, भी कांग्रेस के साथ लग जाऊं तो आपके लिए आसान हो जाती चीजें? बोला यार कभी इस बारे में तो खैर नहीं सोचा, लेकिन ये जब जवाहरलाल नेहरू बाहर बहुत जाता था ये विदेश यात्राओं पे, तो जब भी वो जाते थे ना हम ये सोचा करते थे कि ये जहाज कहीं डगमग हो जाए और कांग्रेस का पतन हो जाए और हमारा नंबर लग जाएगा। तो आज के संदर्भ में ये बात सही है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ इसी वेट में है कि बीजेपी का पतन हो जाए, और बीजेपी का पतन तो जब होना है जी, जब तक नहीं होगा तब तक तो इनकी सरकार तो देखनी पड़ेगी इनको। बीजेपी ने जो झुंझुना पकड़ाया है ना देश की जनता को, आपको मुझे या जो थोड़ा सा सरकार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते उन्हें तो झुंझुना लग सकता है, लेकिन जो इसको बजा रहे हैं उनको तो बड़ा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, कल मैं भिवानी में एक शादी में गया जी, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार होती थी तो कलानौर से आगे भिवानी का रोड खराब हो जाता था, और किरण चौधरी भी अक्सर उस बात को कहते हैं कि कलानौर से आगे भिवानी को पाकिस्तान बना दिया था। अब क्या है सर, रोहतक से लेके और भिवानी तक का रोड खराब है, दोनों, मतलब कलानौर वाला भी खराब है, भिवानी वाला भी खराब है, और उस पर एक टोल और लगा दिया। मतलब आप खराब रोड पे चल रहे हो रोहतक से भिवानी तक और बदले में टोल भी दे रहे हो, और अब आपको किसी को कोई शिकायत नहीं है। मतलब ये फर्क है। पहले कम से कम एक बात बोली तो जाती थी कि भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार, अब कोई सौतेला व्यवहार नहीं। अब रोहतक में भी कोई काम नहीं हो रहा और अब भिवानी में भी कोई काम नहीं हो रहा, तो सब खुश हैं भाई। अब देखो, एक तो जनता बहुत समझदार भी हो गई और कई बार लगता है कि मूर्ख भी होगी, दोनों बातें एक साथ ही चलती हैं। अब एक मोटी सी बात है कि भाजपा ये कहती है सबका साथ सबका विकास, हम किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ में भेद नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल हम रोहतक में बैठे हैं, रोहतक में जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मतलब जो कुछ कर देता हूँ मैं कर दूं तो कर दूं, विधायक तो कुछ कर ही नहीं रहा। अब मेरी समझ जब आपकी घोषित नीति है कि सबका साथ सबका विकास और कोई भेदभाव नहीं, तो फिर विधायक किसी भी पार्टी का उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि ये कहने की बातें सारी की सारी। तो कुछ मुद्दों पे भारत की जनता को ये पता चल गया है, हमने पहले भी बात कही है कि भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं है, और अगर कोई सत्ता में आने के बाद पैसा नहीं कमा रहा तो वो मूर्ख है कि भारत की जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है। और जैसा नेतृत्व आप पैदा करते हो वैसे ही समाज को मिलता है। आपकी सोच ही इतनी घटिया हो चुकी है और संकीर्ण है और बटी हुई है। हर आदमी यही कह रहा कि बांट दिया, जातिवाद में कर दिया। आज जनता इतनी तेज है, ये मैं नेताओं के लिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग ये बताते हैं जिनको ये पता है कि नेता का पीए उसकी जाति का है, उसका ड्राइवर उसकी जाति का है, सिक्योरिटी गार्ड उसकी जाति का है, रसोइया उसकी जाति का है। ये जानकारी पहले नहीं होती थी, अब होती। आज इतना प्रसार हो गया, हर आदमी ये जानता है और वो पूछता है
कि ऐसा क्यों है। तो अगर उनको अपना सेकुलर चेहरा दिखाना ना, कास्ट के हिसाब से, तो ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरा सिक्योरिटी गार्ड। इंदिरा गांधी को आप देखिए, उसके कहा होम मिनिस्ट्री ने कि आप ये सिख कम्युनिटी के अपने गार्ड्स हटा दीजिए। उन्होंने रिस्क लिया, बोले कि ना, नहीं लूंगी मैं, बेशक मारी जाऊं। ये कांग्रेस के अंदर ये चरित्र आ सकता है दोबारा से कभी? ना, नहीं आ सकता। कांग्रेस जिस पे सारा नजला हम लोगों का पड़ता है, ये कांग्रेस कुछ रही कोई चीज ही नहीं है। कांग्रेस का मतलब है वो धड़ा विशेष, वो गुट विशेष जिसके हाथ में सरकार दे दी गई है। उसके बाद कार्यकर्ता खत्म, उसके पर्सनल लॉयल लोग वही रहते हैं और उन्हीं के वो एडवांसमेंट की, उनकी तरक्की की बात करता है। पार्टी की भाड़ में। भाजपा अभी इन चीजों से, इस बुराई से बची हुई है। वहाँ उनके यहाँ एक बड़े से बड़ा नेता भी, एक कार्यकर्ता उसके अंदर है आज भी, चूंकि वो 30, 40, 50 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो वो अभी पूरी तरीके से नेता नहीं बना। वहाँ तकलीफ उन लोगों को है जो कांग्रेस से वहां गए हैं। कांग्रेस मूलतः नेताओं की पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे कांग्रेस के अंदर तो कोई भी जो आज ही आ गया है और हफ्ते 10 दिन बाद वो अपने आप को नेता ही मानता है, कार्यकर्ता वाली फीलिंग नहीं है। वरिष्ठ नेता हो जाता है, साल भर बाद तो वरिष्ठ नेता हो जाता है, और जो उससे 1 साल पहले आया वो वरिष्ठ नेता हो जाता है, वो उसको गाइड भी करने लगता है। तो यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। आज देखिए, आज परिणाम आए, वो शुरू हो गए अपने सड़क पे है भाजपा, सेलिब्रेशन हो रहा है, उत्सव हो रहा है। अगर परिणाम इनके विपरीत होते तो शांत रहते। अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया, शाम को उनका जो वो रथ है वो वहां पहुंचेगा पार्टी कार्यालय में, पुष्प वर्षा होगी और वो सारा क्रेडिट लेंगे और ये कहेंगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, है ना, और ले लेंगे सारे। अब उनसे कोई नहीं पूछता, कहेंगे कि राहुल गांधी और खड़गे एक साथ खड़े हो तो खड़गे की क्या औकात है। अरे भाई, नितिन नवीन की क्या औकात है मोदी जी के सामने? ना, कोई औकात नहीं। अब तो सिर्फ आप ये देखिए, राहुल गांधी हाथ हटा के पीछे तो नहीं करता। आज ईरानी के शहरों में जबरदस्त उछाला है। तो नहीं था, ये तो पहले से तय था। ये जो इलेक्शन कमीशन काम करता है ना सरकार से मिलकर, वो यही है कि कैसे कैसे क्या होना है। शेयर मार्केट का तो अपने आप में बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों का। और अब तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो ईरान की जो लड़ाई उड़ाई है, इसको ये ट्रंप ऐसे ही रेगुलेट करता है। उसके लोग, उसके रिश्तेदार, उसके दामाद वगैरह बड़े पैमाने पर खरीद करते हैं। मार्केट आपने देखा होगा एकदम डाउन चला जाता है, फिर खरीद लेते हैं, फिर ये करते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। आम आदमी इस चीज़ों को अभी नहीं समझेगा। उसकी तो रोजी रोटी की दौड़ समाप्त नहीं हो रही जी बेचारे की। कुल मिला के उसको जब समय मिलता है कुछ सोचने का, तो फिर हिंदू मुस्लिम, देखो ये चीजें आ जाती हैं। भाजपा को तो धर्मेंद्र जी हम ज्ञान देने की स्थिति में है नहीं। ना, उनके पास पहले ज्यादा है, बहुत ज्यादा उनके पास। सफल आदमी को ज्ञान चाहिए भी नहीं। हम चूंकि मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा दायित्व ये, हम हमेशा ये चाहते हैं कि सत्ताधारी दल का विनाश हो और वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। और ये जो बार बार के टेस्टेड हैं बदमाश है सारे, लेकिन फिर भी हम चाहते ये आ जाएं, क्योंकि हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। इनको हमारी सलाह ये है, जिस पर ये कतई अमल नहीं करेंगे, सब कतई अमल नहीं करेंगे, फिर भी हम बिना मांगी अनसॉलिसिटेड एडवाइस हम इनको दिए दे रहे हैं कि भैया वक्त बदल चुका है, वक्त को पहचानो नए सिरे से, और ये जो लग्जरी आपने अपना रखी है ना नेता होने की, इसको तिलांजलि दे दो, अपने पुत्रों को पीछे करो। अभी एक आध थप्पड़ खा के बैठे हैं, आगे आने वाले 10 वर्षों में, मैंने कल भी कहा था कि लात जूते खाएंगे, पिटेंगे, मुंह काले किए जाएंगे। वो स्थिति आने वाली है। नहीं, अपने इन राजकुमारों को घरों में कैद कर लो, तुम्हारे पास बहुत माल आ चुका है, कई पीढ़ियां खत्म नहीं कर सकती, उड़ा नहीं सकती, अय्याशियों में भी नहीं जा सकता। अब कृपया करके रहम करो, इस जनता पर रहम कर लो, ये आपके लिए देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, सेवा हो जाएगी। ठीक बात है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहते हैं, जरूर अपने विचार साझा करें, और विचार साझा करने के साथ साथ पॉलिटिकल थोड़ा सा बड़े कैनवास पे सोचने की कोशिश अगर हम करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बीजेपी को आज इस जगह पे पहुंचने में 100 साल लग गए। आरएसएस का जो सफ़र है वो इतना लंबा है और इतना धीमा सफ़र है। तो अगर जो कुछ लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी में बदलाव, बीजेपी बदल जाए, तो इतना जल्दी संभव नहीं होती हैं चीज़ें, क्योंकि वो इतने जल्दी बदलाव से गुजरे नहीं हैं। कांग्रेस की भी ये जो हालत हुई है बहुत वर्षों में हुई है। लेकिन पॉलिटिकली आप लोगों को ज़रूर एक दूसरे के बारे में चिंतन करना चाहिए, खुद पे सोचना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो समय ज़रूर आएगा, अगर बीजेपी ने सोच रखा है कि पूरे देश में
उनकी हर राज्य में उनकी सरकार हो, उनकी अगर उन्होंने ऐसा सोच रखा है, और सरकारें ऐसे आती भी हैं और कभी कभी चली भी जाती हैं। तो ये नतीजों की एक छोटी सी समीक्षा थी। हालांकि इस पे और विचार हो सकता है, बड़ा विचार भी हो सकते हैं, और समय मिलने पे उसको करेंगे भी। शुक्रिया, नमस्कार।